हेलो गाइस एंड वेलकम। और प्री सीजन की शुरुआत हो चुकी है। चेल्सी की शानदार तरीके से रेक्सम को यहाँ 5-0 के स्कोर से हरा दिया है। ऑल दो प्री सीजन मैच ही है और एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो अभी अभी इंग्लिश लीग सिस्टम में प्रमोट हुई है। लीग 2 में अभी अभी प्रमोट हुई है। रेक्सम नॉन लीग से लीग सिस्टम में आ गई है। तो ज़्यादा कुछ इसमें मैं अभी एक्साइटेड नहीं हूँगा कि हाँ मतलब ये टीम तो बहुत ही कुछ कर देगी या कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव साइंस हैं, उनकी मैं डिस्कशन करूंगा। और बहुत दिन हो गए हमने चेल्सी की बात नहीं करी, तो भाई मुझे क्या लगता है किस तरीके से हमारी ट्रांसफर विंडो जा रही है, उस सब की आज मैं बात करने वाला हूँ। तो पहले तो मैच की बात करते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं, मैं बी टीम भी नहीं कहूँगा, इसको एक सी टीम कहूँगा। जिस तरीके से मॉरित्सियो पोचेटिनो ने लाइनअप किया हमको, जो हमारी स्टार्टिंग लाइनअप थी, तो कैपा नहीं थे, एंजो नहीं है, मुद्रिक नहीं थे, फिर कॉलविल नहीं थे, मदुएके नहीं थे, थियागो सिल्वा नहीं थे। तो जो हमारी मेजर चंक है हमारी जो फर्स्ट टीम का, वो अवेलेबल नहीं था। और ऑब्वियसली बिकॉज बहुत सारे जो इनमें से लोग हैं वो काफ़ी लेट ज्वाइन किया उन्होंने कैम्प को, जैसे कॉलविल, मुद्रिक, मदुएके, ये अंडर 21 यूरोस खेल रहे थे। फिर एंजो ने भी डायरेक्ट अर्जेंटीना से ज्वाइन किया है टीम को यूएसए में। और अभी रीस जेम्स भी इल हैं, तो वो ट्रैवल करेंगे यूएसए अभी थोड़े दिन में। तो जब ये लोग आ जाएंगे सब, तो आई थिंक हम एक फर्स्ट टीम देखेंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक सी टीम आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे अकेडमी के प्लेयर्स थे, उनको उतारा गया। बीच में हमको कैसेडे और आंड्रे सेंटोस का एक डबल पिवट देखने को मिला मिडफील्ड में। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ निकलस जैक्सन से, जिस तरीके से उन्होंने पेस दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाई, और जो मूवमेंट था उनका। यान मार्टसन को लेफ्ट साइड पे उनको खिलाया गया, एक फुल बैक है वो नेचुरली, बट उनको लेफ्ट साइड पे खिलाया गया, तो 2 गोल्स उन्होंने स्कोर किए। काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। और एनकुंकू आते हैं सेकंड हाफ में, उनको एक गोल मिलता है लास्ट में। बेन चिलवेल को भी एक गोल मिल जाता है। कॉनर गैलेगर भी स्कोर शीट पे रहते हैं। तो ऑल इन ऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अगर हम देखें तो एक पैटर्न ऑफ प्ले विजिबल था, जो बहुत टाइम से दिख नहीं रहा था कि हम क्या करना चाह रहे हैं फील्ड पे, वो एक चीज़ विजिबल थी। इंटरचेंजेबिलिटी दिख रही थी बहुत, मतलब प्लेयर्स एक दूसरे के रिसेप्टिव थे कि अगर एक प्लेयर अपनी पोजीशन छोड़ रहा है तो दूसरा प्लेयर जाके उस पोजीशन को फिल कर दे रहा है। बिल्डअप बहुत अच्छा था, और जिस तरीके से प्लेयर्स में एक सिनर्जी दिख रही थी, बहुत टाइम बाद ये हमको देखने को मिला। और एक आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये प्लेयर्स भी ज़्यादा नहीं खेले आपस में, और बहुत कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पोचेटिनो को। 1 तारीख को पोचेटिनो आए थे इस महीने की एज द मैनेजर। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा। मैं यही कहूँगा कि काम डाउन। अभी हमारा जो प्री सीजन है उसमें ही हमारा कुछ अच्छी टीमों के अगेंस्ट मैच है, जैसे ब्राइटन के अगेंस्ट हमारा मैच होने वाला है, न्यूकासल से हम खेलेंगे, डॉर्टमंड से खेलेंगे। उन गेम्स में हमारा ज़्यादा एक टेस्ट होगा तगड़ा। बट उसमें आई अज्यूम कि हमारी जो मेन टीम है उसके कुछ प्लेयर्स खेलेंगे, जैसे एंजो खेलेंगे, एनकुंकू हम देख सकते हैं जैक्सन के पीछे नंबर 10 में। इन दोनों को एक साथ मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से फंक्शन करेंगे। उसके बाद थियागो सिल्वा, कैपा, होपफुली रीस जेम्स भी ज्वाइन कर सके कैम्प को। और अगर सब सही रहा तो होपफुली काइसेडो की डील हम सीजन स्टार्ट होने से पहले कर सकते हैं, कर लेंगे। वो देखना पड़ेगा किस तरीके से वो डील जाती है। बट अगर हम ये एक लाइनअप के साथ थोड़ा सा 2-3 मैचेस खेल लेते हैं प्री सीजन के, तो हम एक फील आ जाएगा हमको कि किस तरीके से हम सीजन को अप्रोच करेंगे। और ऑब्वियसली पहला ही मैच हमारा लिवरपूल के अगेंस्ट है, तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हमको सीजन में जाना ज़रूरी है। अगर आपको याद हो तो लास्ट प्री सीजन हमारा बहुत ख़राब रहा था। जो पिछले सीजन का प्री सीजन था, हम एक मैच जीत गए थे उसमें, बट उसके अलावा हम अगर बात करें तो एक पेनल्टी शूटआउट में हम मैच हार गए थे। फिर उसके अलावा आर्सेनल ने हमको 4-0 हराया था बुरी तरीके से। और फिर थॉमस टुकल ने यही कहा था कि वी हैव द सेम प्लेयर्स, हैंस वी हैव द सेम प्रॉब्लम्स। और फिर वहाँ से पूरी एक शुरुआत हुई थी रिलेशनशिप ख़राब होने की थॉमस टुकल और ओनर्स की। तो प्री सीजन में ही पता चल गया था कि इस टीम को कितने ज़्यादा एक काम करने की ज़रूरत है इसके ऊपर, और क्या क्या हम चीज़ों में लैक करते हैं। लेकिन अभी प्री सीजन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली नए प्लेयर्स के लिए जो आए हैं। और एक इम्प्रिंट दिखा इस मैच में, मॉरित्सियो पोचेटिनो क्या कराना चाह रहे हैं। स्टिल वेरी अर्ली डेज। अब यहाँ पर एक जो चीज़ बार बार सब सवाल पूछ रहे हैं कि चलिए एक बार अगर हम फर्स्ट टीम पे नज़र डाल लें, काइसेडो को भी आप इंक्लूड कर दो, तो फर्स्ट टीम आपकी क्या होती है। तो मेरे हिसाब से हमारी बेस्ट फर्स्ट टीम, गिवन कि फोफाना को भी इंजरी हो गई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अनलकी हैं फोफाना। ACL ऐसी इंजरी है जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा अनलकी हैं फोफाना। एंड वी कैन ओनली होप कि वो इससे रिकवर होकर सीज़न के एंड से पहले आ जाएं और उनका कमबैक स्ट्रॉन्ग। और ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स जिनको ACL होता है वो ख़त्म ही हो जाता है। हमने देखा है बहुत सारे प्लेयर्स उनको ACL होता है,
उसके बाद कम बैक करते हैं वो। ऐसी एक चीज़ है कि लेस्टर में भी इंजर्ड थे फोफाना, फिर यहाँ पे भी आके फर्स्ट सीज़न में अपने इंजर्ड रहे, और फिर सेकंड जो सीज़न था उस वो भी पूरा वो ऑलमोस्ट मिस कर देंगे एसीएल के चलते, तो सवाल उठने बनते हैं। बट आई होप कि फोफाना इस इंजरी से वापस आके एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे, और लेट्स होप फॉर ए स्पीडी रिकवरी। तो अगर मैं फर्स्ट टीम की बात करूं तो यहाँ पे मैं केपा को गोल में देखता हूँ। फुल बैक्स आपके दोनों हो जाएंगे चिलवेल जेम्स। सेंटर बैक में होंगे आपके कॉलविल और थियागो सिल्वा। बदियाशील और चालोबा आपके बैकअप्स हो जाएंगे। आई होप चालोबा को हम ना बेचें, बिकॉज बात वही हो जाती है कि अगर आप चालोबा को बेचते हैं तो फिर आप थियागो सिल्वा का ये लास्ट सीजन होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर आपको उनकी एक रिप्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। फोफाना ऑलरेडी इंजर्ड है, तो फिर क्यों आप अपनी सरदर्दी बढ़ाना चाहते हैं। ऑलरेडी न्यूज़ आ रही है कि मार्क गेही के लिए शायद चेल्सी जा सकती है वापस से। मार्क गेही एक एक्स चेल्सी प्लेयर है, अकेडमी प्रोडक्ट है, जिनको क्रिस्टल पैलेस को बेच दिया था चेल्सी ने। तो उसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है, बट आई होप कि चालोबा को हम जाने ना दें, बिकॉज चालोबा एक क्रूशल प्लेयर हो सकते हैं हमारे लिए, जहां पर हम देख सकते हैं कि सेंटर बैक में हमारी डेप्थ थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है हमको। तो बेस्ट मुझे लगता है बैकलाइन ये है, गिवन द फैक्ट कि बदियाशील भी इंजर्ड है, फोफाना भी इंजर्ड है, और कॉलविल का भी इतना अच्छा सीजन रहा था ब्राइटन के साथ, प्लस उनकी अंडर 21 यूरोज में भी अच्छी रही थी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के लिए। तो आपकी बैकलाइन ये हो जाती है चिलवेल, कॉलविल, थियागो सिल्वा और रीस जेम्स। अब आपका डबल पिवट अगर मैं काइसेडो को इसमें ऐड कर देता हूँ तो एंजो और काइसेडो का डबल पिवट हो जाता है। नंबर 10 पे एनकुंकू आ जाते हैं। लेफ्ट पे मैं देखूंगा मुद्रिक को, राइट पे मैं देखूंगा स्टर्लिंग को, और नोनी मदुए के आपका रोटेट करेंगे। और उसके बाद मैं आगे देखूंगा निकलस जैक्सन को प्लेइंग एज अ सोल स्ट्राइकर। तो अगर आप ये टीम देखें, जो ये प्लेइंग 11 है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 11 प्रीमियर लीग जीत जाएगी, लेकिन ये compete करने के लिए बहुत अच्छी लाइनअप है। फर्स्ट 11 जो है बहुत अच्छी है। अगेन टॉप 4 के लिए हम चैलेंज कर सकते हैं, बिकॉज आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारे पास यूरोप नहीं है, और FA कप भी जनवरी तक स्टार्ट होता है। तो एक फील लेने के लिए स्क्वाड का पोचेटिनो के पास काफ़ी टाइम होगा जनवरी तक, और उनको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। वी कैन ऑलवेज रीविजिट इन जनवरी कि हमको कौन से एरियाज में स्ट्रेंथन करना है। क्योंकि लास्ट सीजन भी हमने सेम गलती करी थी। हमको लगा था ये प्लेयर अवेलेबल है, ये प्लेयर अच्छा है, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। नॉट नेसेसरीली अगर आप सारे अच्छे प्लेयर्स ले लेते हैं या एकदम से आप इतने फ्रेश प्लेयर्स ले आते हैं तो आपका स्क्वाड अचानक से अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। द करेक्ट अप्रोच इज कि आपने जो क्लियर आउट कर दिया, अपना ट्रिम कर दिया स्क्वाड आपने। कल ओबामयांग का भी हेयर वीगो आ गया है, ओबामयांग भी अब जा चुके हैं चेल्सी से। तो 11 प्लेयर्स इन टोटल आपने सेल कर दिया, और ऑब्वियसली अभी भी 2-3 प्लेयर और जाने बाकी हैं। और मुझे लगता है हडसन ओडोई, लुकाकू का तो जाना तय ही है बिल्कुल, और जीएच। आई थिंक ये 2-3 प्लेयर और एक बार चले जाएंगे तो पूरा हमारा जो डेडवुड था वो एक बार में क्लियर हो जाएगा। बाकी सारे प्लेयर्स जो हमको नहीं चाहिए थे क्लब में, हमने उनको जाने दिया है, और लगभग 230 मिलियन के आसपास हमने रेज ऑलरेडी कर लिया है। तो एक बार जब हमारे पास ये मैनेजेबल साइज में अब आ चुका है स्क्वाड, तो पोचेटिनो आराम से इस स्क्वाड का फील ले सकते हैं। जनवरी तक वो इस स्क्वाड से मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज एक वीक में एक ही गेम होगा, ज़्यादा आपका लोड नहीं होगा आपके पास, आपको चैंपियंस लीग की ग्रुप स्टेजेस नहीं खेलनी है। तो आपके लिए ये स्क्वाड मैनेज करना काफ़ी आसान है। हाँ, थोड़ी डेप्थ की कमी है। अगर हम देखें, अगर काइसेडो या एंजो में से किसी को कुछ हो जाता है तो वो नंबर 6 रोल में कौन खेलेगा, क्या हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए ऑप्शंस हैं वहाँ पे। तो आई थिंक यहाँ पर एंड्रे सेंटोस, कॉनर गैलेगर, ये प्लेयर्स को हम रोटेशन में खिला सकते हैं। या फिर अगर हम एक और डीएम लें तो वो भी एक हमारे लिए चीज़ हो सकती है अच्छी। लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए वरिड नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को मैनेजर पे भरोसा है। और एक बार अगर मैनेजर को ये टीम समझ आ गई और उन्होंने अपनी एक, जो क्या होता है ना, देखो फुटबॉल में क्या होता है, जब भी एक मैनेजर आता है तो एक फुटबॉलिंग एथिक और एक कल्चर होता है जिसको इंस्टिल करना पड़ता है टीम में। अपनी फुटबॉल फिलॉसफी जो है वो आपको लागू करनी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है ना, जो बहुत ज़्यादा हो गई है मॉडर्न फुटबॉल में, कि सबको पके पकाए प्लेयर्स चाहिए। कोई भी कोच नहीं करना चाहता प्लेयर्स को। मतलब ऐसा थोड़ी है कि जो भी प्लेयर्स आए वो एकदम ही मतलब प्रूवन थे शुरू से। जैसे अगर हम पहले के टाइम में बात करें, ड्रॉगबा की हम बात करें, ऑनरी की हम बात करें, हम वेन रूनी की बात करें, ये सब यंग एंड अपकमिंग प्लेयर्स थे। इनको कोच करके ऐसा बीस्ट बनाया गया। हैरी केन, रॉबर्टो सोल्डाडो को रिप्लेस किया था हैरी केन ने। टिम शरवुड हैरी केन को लेके आए थे क्योंकि वो उस टाइम अच्छी फॉर्म में थे। फिर उनको कोच कर करके एकदम बीस्ट स्ट्राइकर में बना दिया पोचेटिनो ने उस टाइम पे, रेगुलरली खिला खिला के। तो अगर ये प्लेयर्स कोचेबल हैं तो हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और रादर देन गोइंग फॉर अ ब्लॉकबस्टर साइनिंग, 80-90 मिलियन की साइनिंग, प्रूवन साइनिंग। और मैं व्लाहोविच के फेवर में, मतलब ठीक है व्लाहोविच इज अ गुड स्ट्राइकर, लेकिन क्यों जब आपके पास निकलस जैक्सन है तो आप उन पे भरोसा क्यों नहीं दिखाना चाहते। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड क्लास होंगे, निकलस जैक्सन आते ही 25 गोल मार देंगे, लेकिन 15 मारेंगे, 20 मारेंगे, फिर 25 भी मार देंगे। सब कुछ कोचिंग का खेल है। अगर यहाँ पे आपके पास ऐसे यंग प्लेयर्स हैं,
हु आर ओपन टू बीइंग कोच्ड और सब कुछ वो दे सकते हैं एंड दे आर वेरी रिसेप्टिव, और वो मैनेजर जो कराना चाह रहा है उसको वो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आई थिंक आपके पास एक बहुत ही यंग टीम है, बहुत कोचेबल टीम है, दैट्स द कीवर्ड। और अगर हम मरीनियो के पहले सीज़न की बात करें, ऑल तो फुटबॉल बहुत बदल गया, 2004 में जैसी फुटबॉल थी 2023 में बिल्कुल भी वैसी नहीं है, लगभग 20 साल हो गए हैं उस बात को, लेकिन वो टीम भी एक बहुत यंग टीम थी। जॉन टेरी वॉज ओनली 23 जब उनको कैप्टन बनाया गया था उस टीम का। और उसके बाद अगर हम बाकी टीम देखें, अगर फ्रैंक लैम्पार्ड, पीटर चेक, ड्रॉगबा, ये सब 24-25 साल की थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम नहीं थी ये। तो ठीक है, आप कह सकते हैं विजिबली लीडरशिप की शायद कमी हो सकती है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम दिखता है इस टीम में, लेकिन यही तो बात है, अगर आप इस टीम को कोच करते हैं, आप यंग प्लेयर्स को डेवलप करते हैं, तो ये लीडर्स, ये जो भी आप एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हैं, ये सब अपने आप डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। तो पेशेंस हमको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। आई थिंक द मेकिंग्स ऑफ अ गुड टीम आर देयर इन दिस स्क्वाड, इट्स जस्ट दैट कि किस तरीके से पोचेटिनो कोच करते हैं इस टीम को, किस तरीके से हमारे यंगस्टर्स डेवलप होते हैं, किस तरीके से वो कोच को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा हमारे डेवलपमेंट के लिए एज अ स्क्वाड। तो वो हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अभी प्री सीजन स्टार्ट हुआ है, लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। और अभी हमारी मेन टीम भी आएगी, तो हमारी ब्राइटन, डॉर्टमंड, न्यूकासल, इनके अगेंस्ट कैसी रहती है परफॉर्मेंस, वो देखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये तो रही चेल्सी की बात। और अगर हम बात करें कुछ और ट्रांसफर्स की, तो रियाद मारेस और जॉर्डन हेंडरसन दोनों का हेयर वी गो हो चुका है सऊदी अरेबिया के लिए। जॉर्डन हेंडरसन चले गए हैं अल इत्तेफाक और 3 साल की डील उन्होंने साइन कर ली है, वहाँ पे स्टीवन जेरार्ड से उनका रीयूनियन हो जाता है। और यहीं हम अगर रियाद मारेस की बात करें तो अल अहली चले गए हैं, वो 35 मिलियन की फ़ी अग्री हुई है मैन सिटी और अल अहली के बीच में, 35 मिलियन यूरोज़ मिलेंगे मैन सिटी को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एक ट्रांसफ़र है। मुझे लगा था कि रियाद माहरेस में काफ़ी मतलब अभी बचा हुआ है, वो टॉप लेवल पे और खेल सकते हैं 1-2 साल, लेकिन ठीक है, जिस तरीके से सऊदी सूप इन कर रही है और अच्छे अच्छे प्लेयर्स को साइन कर रही है, दे मीन बिजनेस, और जिस तरीके से वो अपनी लीग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि एक प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से आप सऊदी को कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं यूरोपियन लीग्स के अगेंस्ट। आप ठीक है कह सकते हैं कि दोनों हेंडरसन और माहरेस शायद अपनी प्राइम में ना हो, स्पेशली हेंडरसन, लेकिन अगर हम बात करें तो यंग प्लेयर्स भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने साइन किए हैं, जैसे जोटा की हम बात कर ले, रूबन नेवेस की बात कर ले, और भी बहुत सारे प्लेयर से लिंक हो रहे थे। कुलिबाली को लेके आ चुके हैं, विच आई थिंक इज़ अ गुड साइनिंग। 2-3 साल अभी भी खेल सकते हैं कुलिबाली अच्छे लेवल पे। बैलन डॉर होल्डर अभी सऊदी लीग में खेल रहे हैं, करीम बेंजिमा, एनगोलो कॉन्टे वहाँ जा चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी साइनिंग्स कर चुकी है सऊदी अरेबिया ऑलरेडी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से स्टार्ट हुआ था ये सिलसिला। तो आई थिंक सऊदी अरेबिया जिस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, और दूसरे स्पोर्ट्स में भी उन्होंने दिखाया, चाहे वो गोल्फ हो, चाहे वो WWE हो, खुद को एक हब बनाना चाह रहे हैं ग्लोबल स्पोर्टिंग एक्शन का, तो फुटबॉल उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप है। एंड आई थिंक जिस तरीके की फाइनेंशियल बैकिंग है सऊदी लीग को पूरी, क्योंकि गवर्नमेंट से ही डायरेक्टली जो है वो चल रहा है ये सब कुछ। MLS और चाइना का लोग एग्जांपल देते हैं, लेकिन वो जो क्लब्स थे दैट वर ओन्ड बाय प्राइवेट बिलियनियर्स, प्राइवेट बिजनेसमैन। यहाँ पे पूरी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, जो स्टेट है, वही ओन करती है लीग को, वही सब कुछ सैंक्शन कर रही है। तो उनसे compete करना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा किसी भी लीग के लिए। और अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा और हम कुछ शुरुआत देख रहे हैं कि सऊदी लीग एक बहुत अच्छी लीग बन सकती है फ्यूचर में, तो ये यूरोप के लिए एक मैं कहूँगा वार्निंग साइंस है कि उनको भी अपना गेम अप करना पड़ेगा फाइनेंशियली, वरना जो प्लेयर्स हैं वो सऊदी जाएंगे। और इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, बिकॉज सेम चीज़ प्रीमियर लीग ने, ला लीगा ने करी है, जब वो छोटी लीग्स के टैलेंट पोच करते हैं, और बिकॉज दे हैव द एबिलिटी बेटर फाइनेंशियल पैकेजेस देने की, तो उसके बलबूते पे प्लेयर्स आते हैं। प्लस फुटबॉल भी जो है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इधर है, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया अगर सेम चीज़ कर रही है तो कोई उसमें गलत नहीं है, अगर वो अपनी लीग को वैसा कॉम्पिटिटिव बना देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि एशिया के लिए एज अ होल बहुत अच्छा हो जाएगा कि एशिया में अगर एक ऐसी लीग आ जाती है, तो कोई इसमें गलत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जो चेंज हमारे सामने हो रहा है ना, वो देख के हमको थोड़ा ख़राब लग रहा है। विच ब्रिंग्स मी टू द स्टेटमेंट जो रोनाल्डो ने दिया थोड़े दिन पहले कि सऊदी इज़ बेटर देन MLS। अब ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें बोली जाएंगी, बिकॉज अभी रिसेंटली MLS में प्रेजेंटेशन हुआ है मेसी का, तो सब बोल रहे हैं कि हाँ क्यों आप मेसी को घसीट रहे हो सब में, और ये वाली बात है, ये है। लेकिन आई थिंक रोनाल्डो हैज़ अ पॉइंट देयर। मैं मेसी या MLS के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सऊदी का एक्चुअली में लेवल इस सीज़न तो बढ़ ही गया है अगर आप पिछले सीज़न के मुकाबले देखें, बिकॉज जो प्लेयर्स वो लेके आए हैं इस सीज़न वो डेफिनेटली लीग को बेहतर बनाते हैं, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, यही मेरा पॉइंट। इस सीज़न जैसा भी मैंने आपको प्लेयर्स बताए, ये सब उन्होंने साइन किया, नेक्स्ट सीज़न वो और प्लेयर्स को लाएंगे और प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ
कि किस डायरेक्शन में और किस तरीके से नेक्स्ट फेज़ में सऊदी लीग लेके जाती है अपनी लीग को। और 2030 वर्ल्ड कप के लिए भी बिड करने वाली है सऊदी अरेबिया, तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये। लेकिन एक बात तो हमको माननी पड़ेगी कि इस बात में पॉइंट है, अगर आप इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स और ऐसे सुपरस्टार्स आप साइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मार्केटेबिलिटी तो बढ़ा रहे हैं अपनी लीग की, आई बॉल सारी अट्रैक्ट हो रही हैं आपकी तरफ, प्लस एक बहुत अच्छा आप डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वर्ल्ड की टॉप 5 लीग्स में आने के लिए। तो पॉइंट तो है इस बात में, वो MLS से बेटर है कि नहीं है वो उसमें मुद्दे में नहीं जाऊंगा। द होल पॉइंट इज वो अब अच्छे अच्छे प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है सऊदी अरेबिया, और उनको लेके भी आ रही है, और उनको ऐसे पे पैकेजेस मिल रहे हैं कि प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड है सऊदी अरेबिया में खेलने के लिए। प्लस उनका फुटबॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेहतर है, और जिस तरीके की उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी स्पेशली अगेंस्ट अर्जेंटीना, तो हमने देखा है कि सीरियसली लेने लग गई है सऊदी अरेबिया अपने फुटबॉल को। तो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। अब वो MLS से बेटर है, इससे बेटर है, उससे बेटर है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, बट हाँ दे आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड। ये तो डेफिनेटली मतलब सही है, ये मार्कर एक ले डाउन हो गया है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहीं ना कहीं इसमें पॉइंट तो है कि ये लीग चुप नहीं बैठने वाली, और वो अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं एज वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द मार्केट, ये तो पक्का है। तो देखते हैं क्या होता है, किस डायरेक्शन में जाती है सऊदी लीग। जोस्को गार्डियोल भी साइन कर लिया है मैन सिटी ने, तो मैन सिटी तो रुकने का नाम ले नहीं रही है, ऑल्दो उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को जाने दिया है। काइल वॉकर की भी जाने की बातें आ रही हैं, रियाद मारेज ऑलरेडी जा चुके हैं, गुंडोगन जा चुके हैं, बर्नार्डो सिल्वा का भी फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन लग रहा है, लेकिन गुंडोगन गए तो कोवाचिच आ गए, लपोर्ट जा रहे हैं तो ग्वार्डियोल आ गए, तो बहुत मतलब बढ़िया तरीके से रिप्लेस कर देती है मैन सिटी। हर साल जो है रिफ्रेश हो जाता है स्क्वाड, और अंडर द रेडार साइनिंग्स कर रही है मैन सिटी, हमको पता भी नहीं चला, और इसी तरीके से वो अपना स्क्वाड सीजन ऑन सीजन कॉम्पिटिटिव रखते हैं, और इस सीजन भी मुझे लगता है वही फेवरेट्स रहने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सऊदी अरेबिया को लेके आपको क्या लगता है। और अभी फबीनियो की भी बातें आ रही हैं, हो सकता है फबीनियो भी चले जाएं सऊदी अरेबिया, लिवरपूल से अभी हेंडरसन जा चुके हैं, फबीनियो की भी बातें हो रही हैं, तो फबीनियो ने स्क्वाड को ज्वाइन नहीं किया प्री सीजन के लिए, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो देखते हैं इन सब चीज़ों में क्या होता है, आपका क्या कहना है इस पर, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।